वेलकम फ्रेंड्स, कल्पाक्ष के 300 डे हार्ट चैलेंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टास्क के अपने छठे टास्क में हैं। इस टास्क के अंतर्गत हम लोग जो हैं वो पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, इसमें हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि देयर आर सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इनमें से कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसके रिगार्डिंग हम लोगों को क्वेश्चन देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, निजी संपत्ति की सुरक्षा करना, टू सेफ गार्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम लोगों को कोई प्रोविजन नहीं दिखता है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तीसरा, वन, झील, नदियां और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स एंड रिवर्स। ओके, तो यहाँ पर आपका जो है वो है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाता है डी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर बना है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, एक बार फिर से वंस अगेन, स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग दी है ना फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं। ठीक है, हमेशा से भारत के संविधान का हिस्सा रहे हैं, हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नहीं है, 42nd अमेंडमेंट से हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। सेकंड, संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं, हैव बीन एडेड थ्रू एन अमेंडमेंट। ठीक है, करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट, है ना, 42nd अमेंडमेंट से हमने इसको ऐड किया था। भारत के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है, आर मैंडेटरी ऑन ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नहीं, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। ठीक है, वो चाहे तो उसको फॉलो करे, इसके लिए कोई लीगल या है ना ऑब्लिगेशन किसी भी सिटीजन के ऊपर नहीं बनती। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो है केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर बनता है सी, ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल ओनली इन द लोकसभा। ठीक है ना, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिगार्डिंग जो बिल होते हैं उसको लोकसभा, राज्यसभा कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है ना, ऐसा कोई बाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। The bill for amendment of the Constitution of India has to be passed in each house by a majority of the total membership of the house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting। ठीक है, करेक्ट है, हम लोगों को पता है सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए इसी तरीके की मेजोरिटी की हम लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, संविधान निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के मूल ढांचे के हिस्से के रूप में मानता है। ठीक है, मूल ढांचा, दैट मीन्स यू कैन से दैट इट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका जो स्टेटमेंट कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो चीजें सामने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। गणतंत्र और सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमको पता है कि ये दोनों ही चीजें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, इट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विभाजन। ठीक है, यानी कि डिवीजन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पता है हम लोगों को ये सही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोगों को दोनों के बीच में काय की बात कही है, कोऑर्डिनेशन की बात कही है, समन्वय और संतुलन की बात कही गई है। ठीक है, संविधान का संघीय चरित्र, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो, ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर बन गया आपका डी। ठीक है ना, डी आंसर जो है वो आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन से मामले हैं जिन पर संसद को संविधान के प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधन करने की शक्ति है? ठीक है, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से जो है अमेंडमेंट उनको जो है वो है ना अमेंड किया जा सकता है, जिसके लिए हम लोगों को केवल क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है जिसके लिए सिंपल मेजोरिटी हमको चाहिएगा? ठीक है, राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्रों में परिवर्तन, ठीक है ना, अल्टरेशन ऑफ नेम्स, बाउंड्रीज एंड एरियाज ऑफ स्टेट्स, ठीक है, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम काय की बात कर रहे हैं, साधारण बहुमत की, यानी कि सिंपल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी चीजें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग सिंपल मेजोरिटी से अमेंड नहीं कर सकते। थर्ड, राज्य विधानमंडल के दूसरे सदन का उन्मूलन, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ सेकंड चेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, यानी कि विधान परिषद जो होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना, इसको हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या बन गया? आपका आंसर बन गया है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि आपका आंसर हुआ सी, ठीक है, सी आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, असर्शन और रीजन है, इनको हम लोगों को देखना है असर्शन और रीजन में किस तरीके से जो है वो है ना चीजें होंगी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, संशोधन द्वारा संसद संविधान की मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। मूल विशेषताएं, बाय अमेंडमेंट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमको पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो बेसिक फीचर्स को हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। सेकंड, रीजन देख लेते हैं, संशोधन करने की शक्ति में संविधान को निरस्त करने की शक्ति शामिल नहीं है, ठीक है, निरस्त करने की शक्ति शामिल नहीं है, यानी कि द पावर टू अमेंड डज नॉट इंक्लूड द पावर टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो यानी कि अगर अपन लोग देखें तो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसी कोई पावर जो है लेजिस्लेचर को नहीं देता है कि जिसको यूज करके वो क्या कर दे, है ना, एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना, मतलब क्या कर देना, कॉन्स्टिट्यूशन को ही कोलैप्स कर देना, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ए और आर दोनों जो है वो क्या है, करेक्ट है। आपका आंसर बन गया है क्या, ए, ठीक है, आपका आंसर बन गया है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुच्छेद 368 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना, यानी कि ये जो है वो हमसे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के रिगार्डिंग जो है वो कुछ प्रोविजंस की बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमको देखना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन से नहीं है, ठीक है। दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद के संयुक्त सत्र में संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी पास्ड एट अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस, ठीक है। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जॉइंट सेशन की जो है वो परमिशन नहीं है। सेकंड, अनुच्छेद 368 के तहत पारित संविधान संशोधन विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति का अपना सहमति देना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। चलिए तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। इसको इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड अंडर द आर्टिकल 368, ठीक है, इसको वो रोक नहीं सकता, इसके ऊपर उसको अपनी असेंट देनी होती है, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में संशोधन करने के लिए राज्य विधानमंडल के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। टू अमेंड द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज एसेंशियल, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना, पता है अपन लोगों को। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है, इट इज नॉट करेक्ट। अ प्रपोजल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, दोनों में से किसी भी हाउस में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो स्टेटमेंट करेक्ट जा रहे हैं वो कौन कौन से जा रहे हैं, दैट इज सी, है ना, यानी कि सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड जो है हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, यानी कि आपका आंसर हुआ सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना,
केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भारत के राष्ट्रपति का एजेंट होता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख होता है। एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट द हेड ऑफ द स्टेट लाइक अ गवर्नर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको पता है। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी होता है। ठीक है, संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 सूचियों के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तीनों लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो लेजिस्लेशन करने की अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द 3 लिस्ट इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन टेरिटरी के लिए तीनों लिस्टों में जो भी मैटर्स रखे हुए हैं उनके रिगार्डिंग लेजिस्लेशन कौन करेगा? रिगार्डिंग लेजिस्लेशन पार्लियामेंट करेगा, यानी कि आपके दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आपका आंसर बनता है सी। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, चलिए केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरीज? यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स है उनको देखना है, आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सही है। अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में प्रावधान है। आर्टिकल 239 टू 241 कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरीज। ओके, ठीक है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, संविधान का भाग 7 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। जब 8 संबंधित है तो 7 के संबंधित होने का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 238 से 242 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 238 टू आर्टिकल 242 कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यानी कि हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आंसर हमारा हो गया बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो गया बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनः नामित करता है? Which of the following constitutional amendment act provide a special status to the union territory of the Delhi and redesignated it the national capital territory of Delhi? 59th amendment, 62nd amendment, 67th amendment, 69th amendment, that is 69th amendment। 59वां संशोधन, 62वां संशोधन अधिनियम, 67वां संशोधन अधिनियम, 69वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो ये क्या है? 69वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर 2 सूचियां दी हुई हैं, इन 2 सूचियों को हमको मैच करना है, मैच करके देखना है कि करेक्ट आंसर जो है वो क्या बनता है। ठीक है, यानी कि एक तरफ जो है यूनियन टेरिटरीज दे रखी हुए हैं और दूसरी तरफ वो है ना, वो कोर्ट्स दिए हुए हैं जहाँ पर जो है उनके ऊपर जिनका जुरिडिक्शन जो है वो एक्सटेंड होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो किसके अंडर में आ जाएगा? कलकत्ता के अंडर में आ जाएगा, दैट इज ए। ठीक है ना, दैट इज, है ना, पहले जो है वो यानी कि कलकत्ता में जो है वो अंडर कलकत्ता, तो ए क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, सेकंड देख लेंगे, दादरा और नागर हवेली। ठीक है, दादरा नागर हवेली जो है वो कहाँ पर आ जाएगा? बॉम्बे के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, दैट इज बी। ठीक है, सी अपन लोग देख लेते हैं, लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पर आएगा? केरल उच्च न्यायालय के अधीन आएगा। ठीक है, दैट इज अंडर केरला हाई कोर्ट। ठीक है ना। सी पुडुचेरी, पुडुचेरी की बात करें तो दैट इज मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, दैट इज मद्रास हाई कोर्ट। डी, दैट इज मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा हमारा? दैट इज बी। ठीक है, ये हमारा जो है वो क्या है? 4 है। ठीक है, 4152। ठीक है, यानी कि अंडमान निकोबार कलकत्ता में है, दादरा नागर हवेली मुंबई में है, लक्षद्वीप केरल में है और पुडुचेरी जो है वो मद्रास हाई कोर्ट में है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया 4152। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो दैट इज रिगार्डिंग द 6th शेड्यूल। ठीक है, 6th शेड्यूल हम लोग अगर बात करें तो 6th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? ठीक है, 6th शेड्यूल के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि 6th शेड्यूल जो है वो किस सब्जेक्ट से डील करता है? दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय, असम, नागालैंड और मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, 6th शेड्यूल जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के जो
है ना, ट्राइबल एरियाज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो डील करने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हुआ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में देखते हैं कि ये हमसे क्या डिमांड करता है। निम्नलिखित में से किस मामले पर वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है? ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डज द फाइनेंस कमीशन मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, करों की शुद्ध आय का संघ और राज्यों के बीच वितरण और ऐसी आय के अपने अपने हिस्से का राज्यों के बीच आवंटन। ठीक है, करेक्ट है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस एंड allocation between the states of their respective share of such proceeds। ठीक है। सेकंड, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व के लिए सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत। ठीक है, यानी कि द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 275। ठीक है, यानी कि आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आपका आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 13 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है वंस अगेन वित्त आयोग के संबंध में जो है बात कर रहा है। ठीक है, देख रहा है कि वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग की सिफारिशें 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है। ठीक है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन कवर अ पीरियड ऑफ 5 years। करेक्ट। ठीक है, वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी जाती है। इनकरेक्ट, हमको पता है राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। द रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर हुआ ए। हमारा जो है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन 89वां। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कौन सा है 89। ठीक है, 89th अमेंडमेंट। ठीक है, अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, हमको पता है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट, है ना, कि 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो है ना NCST का प्रोविजन किया था। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए पहला आयोग राष्ट्रीय आयोग 2006 में गठित किया गया था। ठीक है, द फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2006। ठीक है, इनकरेक्ट है, यानी कि हमारा जो है वो कौन सा, फिर से एक बार आंसर केवल बनता है ए, यानी कि हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में अपन लोग देखते हैं सीएजी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भारत की संचित निधि से धन जारी करने पर कोई नियंत्रण नहीं है। करेक्ट है स्टेटमेंट। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमने देखा ब्रिटेन का जो सीएजी होता है उसका कंट्रोल होता है, लेकिन इंडिया के सीएजी का कोई कंट्रोल जो है वो है ना कंसोलिडेटेड फंड में से मनी इशू करने पर नहीं होता। इसीलिए जो है वो बोला गया है कि या तो क्या करें, इनका नाम चेंज कर दें या फिर इनका काम चेंज करें। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की अवधि संसद द्वारा अधिनियम के द्वारा तय की गई है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज बीन फिक्स्ड बाय एन एक्ट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है, 1976 के एक्ट के थ्रू जो है वो ये किया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो हमारे जो है वो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा आंसर बन जाता है सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही जो है वो हमारे करेक्ट जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, भारत के वंस अगेन एक बार फिर से जो है वो सीएजी के रिगार्डिंग जो है हमको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट्स को हमको देखना है। ठीक है, कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, इट मीन्स कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हम लोगों को देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र द्वारा विचार किया जाता है। ठीक है, सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर जो है वो क्या किया जाता है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा संयुक्त रूप से विचार किया जाता है। ठीक है, नहीं, हमको पता है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों की आय और व्यय की जांच शामिल होती है। ठीक है, ठीक है, इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, सही है। ठीक है ना, इसमें अपन लोग देखते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की इनकम और एक्सपेंसेस को जो है वो है ना कंसिडरेशन में वो लेता है। थर्ड जो है अपन लोग देखते हैं, अनुमान समिति की टिप्पणियों के साथ लोकसभा के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, यानी कि
इट प्लेस्ड बिफोर द लोकसभा विद द कमेंट्स ऑफ द एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, एस्टिमेट कमेटी के रिगार्डिंग इसका रोल हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, संसद की लोक लेखा समिति द्वारा जांच का आधार बनता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिस फॉर द स्क्रूटनी बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, हम लोगों को पता है कि है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए जो है एक तरीके से ये क्या करता है, मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज, तो ये क्या करता है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो है वो हेल्प करता है। यानी कि सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा यानी कि आंसर हो गया हमारा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो एक बार फिर से है ना, वंस अगेन जो है वो सीएजी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं अपन लोग की क्या स्टेटमेंट्स दिए गए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सरकारी व्यय का लेखा परीक्षण करना। ठीक है, ऑडिट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो उसका ऑडिट करने का काम करता है। ठीक है, सेकंड वित्तीय नीति बनाना। ठीक है, यानी कि मेक फाइनेंशियल पॉलिसीज। ऑब्वियसली बात है, पॉलिसी बनाने का काम उसका नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। विभिन्न विभागों को अनुदान स्वीकृत करना, ये भी करेक्ट नहीं है। सैंक्शन ग्रांट्स टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, फिर अपन लोग देखते हैं, यह देखना है कि सार्वजनिक व्यय सरकारी नियमों के अनुरूप है। ठीक है, ऑडिटिंग का मतलब ही यही होता है। ठीक है, सी दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर्स आर इन कंफर्मिटी विद द गवर्नमेंट्स रूल्स ऑफ दिस। ठीक है, रूल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यानी कि आपका स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, फर्स्ट और फोर्थ आपका आंसर बन गया डी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या देखना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज के रिमूवल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि इनमें से किसका रिमूवल जो है वो किसके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। ठीक है, यानी कि इन ऑफिशियल्स में से कौन ऑफिशियल्स हैं जो उसी तरीके से, उसी मैनर में, उसी प्रोसेस से निकाले जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं, जिनसे ठीक है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, सीएजी को इसी तरीके से जो है वो हटाया जाता है। दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, दैट इज ओके। ठीक है, इट इज आल्सो ओके। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, नहीं है ना, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है प्रोसेस अलग होती है। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पता है हम लोगों को, ये तो है ना, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो अपने ऑफिस में रहते हैं। ठीक है, यानी कि अपन लोग देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वंस अगेन एक बार फिर से जो है वो सीएजी के रिगार्डिंग जो है वो बात कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों से संबंधित अधिनियम का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे संबंधित सभी व्यय का लेखा परीक्षण करना और रिपोर्ट करना है। The provision of the act related to the duties of the Controller and Auditor General of India are to audit and report on all the expenditure from which of the following, यानी कि इनमें से किसके रिगार्डिंग जो है वो किन किन एक्सपेंसेस को वो ऑडिट करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, भारत की समेकित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट इज करेक्ट। ठीक है, प्रत्येक राज्य की समेकित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, दैट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड, भारत की आकस्मिकता निधि। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, और फोर्थ जो है भारत का सार्वजनिक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपका आंसर बन गया। ठीक है, ए 1 2 3 4 सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, रिगार्डिंग दी जो स्टेटमेंट जो है वो है ना, अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन है? हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, भारत के महान्यायवादी, विधि सचिव। ठीक है, आर्टिकल 76, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, 21 का आंसर हुआ आपका सी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बात करें हम लोग तो है ना, एक बार फिर से यहाँ पे कुछ जो है वो है ना ऑफिसर्स दिए हुए हैं जिनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से हैं जो टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रहते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने ऑफिस में रहता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हमको पता है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि बी आपका आंसर जो है वो क्या होगा, सही होगा। अटॉर्नी जनरल टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है जबकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? ठीक है,
यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल बीइंग नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमको पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड, ठीक है, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउसेस में जाकर के और पार्टिसिपेट करने की परमिशन होती है, आर्टिकल 78। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है वो दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसको हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन होती है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। यहाँ पर जो है वो अपन लोग देखते हैं कि सीबीसी या केंद्रीय सूचना आयोग के रिगार्डिंग जो है कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय सूचना आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले की जांच के आदेश दे सकता है ना। करप्शन रिलेटेड जो है वो किसी भी मामले की जांच करने के लिए आदेश दे सकता है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स। ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड्स अगर हैं तो वो जांच के आदेश दे सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग के पास सार्वजनिक प्राधिकरण से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने की शक्ति होती है। दैट इज आल्सो करेक्ट। The Central Information Commission has the power to secure compliance of its decisions from the public authority. Public authorities को जो है वो है ना ओबे करना पड़ता है जो डिसीजन है ना सीबीसी के द्वारा दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया इसका आंसर जो है वो क्या हो गया है ना, इसका आंसर हो गया सी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे क्या है, करेक्ट हैं। ठीक है, एक बार फिर से जो है वो क्वेश्चन जो है वो काय के रिगार्डिंग है, सीबीसी के रिगार्डिंग ही है। सीबीसी के रिगार्डिंग ही जो है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ठीक है, इंडिपेंडेंट मींस यू कैन से दैट ऑटोनॉमस अथॉरिटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको पता है कि ये क्या है, ऑटोनॉमस होता है। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इसका कोई जो है वो प्रोविजन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग अगर देखें तो आंसर बनता है आपका ए। ठीक है, यानी कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है, लेकिन जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमसे क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि स्टेट के जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उनके रिगार्डिंग जो है कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को अपन लोग देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर राज्य सूचना आयोग संबंधित राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित शिकायतों और अपीलों पर विचार करता है। द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंटरटेन्स कंप्लेंट्स एंड अपील्स परटेनिंग टू ऑफिसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अंडर द कंसर्न द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। राज्य सूचना आयोग एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र की बजाय यहाँ पर स्वायत्त की इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑटोनॉमस है। द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ हाई पावर्ड ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों जो है स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, यानी कि आंसर बन गया आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देयर आर सम स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनको हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान था। ठीक है, देयर वाज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन सर्टेन सर्विसेज था। ठीक है, हमको पता है कि भाई 104th अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये रिजर्वेशन क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। तो स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। था की बात कर रहे हैं, है नहीं। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। 1956 में जो है ये पास हुआ था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट वाज रीनेम्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको पता है 1976 में जो है इस नाम को चेंज करके और सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट नाम दिया था, यानी कि हमारा आंसर बनता है डी, दैट इज 1 and 3। ठीक है, 1 and 3 जो है हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि दो शेड्यूल्स दिए हुए हैं, दो है ना लिस्ट दिए हुए हैं। इन लिस्ट को क्या करना है, मैच करना है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, ये हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ ये हमको देखने को मिलता है कहाँ पर, आर्टिकल 15 में। ठीक है, यानी कि है ना सेकंड वाला हो गया ए। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये प्रोहिबिशन हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, ये प्रोहिबिशन हमको आर्टिकल 15 में देखने को मिलता है। कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध। ठीक है, ये कहाँ पर है, आर्टिकल 24 में है।
ठीक है ना, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज आर्टिकल 24, ठीक है। सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, ठीक है, दैट इज आर्टिकल 22, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में अपन लोगों को, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, सी, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, आर्टिकल जो है वो क्या है 17, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहाँ पर है, आर्टिकल 17 में, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं आंसर हमारा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, दैट इज बी, ठीक है, दैट इज बी 2 3 1 4, ठीक है ना, 2 3 1 एंड 4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में फिर से जो है वो क्या किया हुआ है ना, दो लिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है, लिस्ट 1 को जो है लिस्ट सेकंड से मैच करना है, ठीक है, देखना है कि, ठीक है, आर्टिकल 39A, ठीक है, आर्टिकल 39A, ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता, आर्टिकल 39A जो है वो क्या करता है, फ्री लीगल एड की बात करता है, ठीक है, यानी कि क्या हो गया A4, ठीक है। सेकंड अपन लोग देखते हैं आर्टिकल 43, ठीक है, आर्टिकल 43 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 43 यहाँ पर अपन लोग को देखे हैं, ओके, ए मतलब 1 वाला, ठीक है ना, ये क्या हो गया बी, ठीक है, बी। आर्टिकल 44, ठीक है, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 जो है दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। आर्टिकल 50 जो है वो क्या है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ठीक है, यानी कि आर्टिकल जो हमारा 50 है दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो हमारा आंसर जो बनना चाहिए दैट इज सी, ठीक है, दैट इज सी 4 1 2 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 फिर से यहाँ पर एक बार जो है वो एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट को जो है हमको, है ना, लिस्ट फर्स्ट को जो है वो लिस्ट सेकंड के साथ मैच करके देखना है, ठीक है। आर्टिकल 50, ठीक है, आर्टिकल 50 की अभी हम लोगों ने बात की, अभी पीछे हम लोगों ने आर्टिकल 50 देखा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो ये क्या हो गया ए, ठीक है, यानी कि ए क्या हो गया A2 हो गया हमारा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 143, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया 4, ठीक है। आर्टिकल 143 दैट इज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 राष्ट्रपति, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, आई थिंक राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात हो रही है, तो यहाँ पर आर्टिकल जो है वो 61 होना चाहिए, यहाँ पर आर्टिकल जो है वो, है ना, प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये क्या हो गया 51, तो इसको हमको क्या कर लेना है, दैट इज 61 कर लेना है, ठीक है। आर्टिकल क्या कर लेना है यहाँ पर 61 कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जो ऑप्शन है वो क्या बता रहा है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हमको कहाँ देखने को मिलता है, वो हम लोगों को देखने को मिलता है आर्टिकल 61 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बन गया वो क्या बन गया है, ठीक है, दैट इज 1, ठीक है, ये क्या हो गया 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे लोक सेवा आयोग के कार्य हो जाएंगे। आर्टिकल 322 में क्या दिए हुए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के, है ना, फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर जो बन गया दैट इज ए 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार फिर से जो है वो, है ना, दो लिस्ट दी हुई है, इन लिस्ट को हमको क्या करना है, सेकंड लिस्ट के साथ मैच करने का काम करना है, ठीक है। समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, हमको पता है कहाँ पर है, आर्टिकल 14 में है, यानी कि ए तो 1 ही हो गया, ठीक है, करेक्ट है। स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को पता है आर्टिकल 19 में है, ठीक है, दैट इज 4, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 4। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दैट इज आर्टिकल 25, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड, यानी कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, तो ये क्या हो गया 1। राइट टू
राइट टू फ्रीडम, ठीक है, दैट इज आर्टिकल 25, तो ये भी क्या हो गया, है ना, ओके, है ना, आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा, सॉरी यहाँ पर अगर अपन लोग देखें तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात हो रही है, ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है, आर्टिकल 19 में, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो सी में है, ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारा क्या है 25, तो सी का क्या होगा हमारा 2, ठीक है। डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो आर्टिकल क्या है 32, तो ये क्या हो गया 3, 1 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 3 हमारा आंसर बनता है, दैट इज सी। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में जो है वो, है ना, निम्नलिखित में से कौन से मामले भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 के अंतर्गत आते हैं। सूची 1 मतलब यानी कि अपन लोग देखें अगर तो कौन से हो जाते हैं हमारे, है ना, यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंतर्गत इंक्लूडेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर्स कवर अंडर द लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, विदेशी ऋण, ठीक है, फॉरेन लोन्स, ठीक है, परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, बीमा इंश्योरेंस, ठीक है, पब्लिक हेल्थ हमको पता है कि स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी कि 1 2 और 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है, यानी कि विदेशी ऋण, परमाणु ऊर्जा और बीमा, फॉरेन लोन्स, एटॉमिक एनर्जी एंड इंश्योरेंस, ये जो है वो लिस्ट 1 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी 1 2 एंड 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में वंस अगेन एक बार फिर से जो है वो क्या हो गया है, एक बार फिर से दो जो लिस्ट हैं उन लिस्ट को हम लोगों को क्या करना है, मैच करने का काम करना है, ठीक है। चलिए 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो लोकसभा और राज्यों के चुनाव आयोग के कर्तव्य, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज ए सेकंड, ठीक है, यानी कि 19th अमेंडमेंट, ठीक है, 19th अमेंडमेंट जो है वो दैट इज रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, तो ए का क्या हो गया सेकंड। बी 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो क्या बता रहा है ना, दैट इज ओके, है ना, ये हो जाएगा संपत्ति के अधिग्रहण में मुआवजा, ठीक है, यानी कि कंपनसेशन इन द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि आपका क्या बी क्या बन गया 3 बन गया, ठीक है। सी 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 31वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं तो दैट इज ओके, है ना, लोकसभा में निर्वाचित सीटें, यानी कि, है ना, इंक्रीज इन द इलेक्टेड सीट्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है, यानी कि सी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 44th अमेंडमेंट, ठीक है, 44th अमेंडमेंट दैट इज लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 1, यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि आपका आंसर हो गया बी, बी आंसर इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो, है ना, एक बार फिर से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रिगार्डिंग ही बात कर रहा है, ठीक है, इनमें से जो है वो कौन सा करेक्ट है, ठीक है, कौन सा युग्म सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना, 24वां संशोधन, ठीक है, 39वां संशोधन, 42वां संशोधन और 70वां संशोधन, ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं 24वां, संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया जिसमें भाग 3 भी शामिल था, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको पता है। इसके बाद ही अपन लोग देखे थे कि, है ना, जुडिशरी के और उसके बीच में जो है वो, है ना, टजल स्टार्ट हुई थी और बाद में फिर अपन लोग देखे थे कि केशवानंद भारती वाले केस में जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था, तो इन्होंने बोला था कि भाई कर सकते हैं, ठीक है, तो यानी कि 1 जो है वो तो आपका क्या है करेक्ट है, ठीक है। बी 39वां संशोधन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अध्यक्ष का चुनाव न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सही उत्तर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो ये भी जो है वो क्या है करेक्ट आंसर है। 39th अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ जुडिशरी। 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन, राजनीतिक दल बदल को अवैध बना दिया गया, ठीक है, हमको पता है कि ये तो 52nd अमेंडमेंट से हुआ था। 42nd अमेंडमेंट, पॉलिटिकल डिफेक्शन मेड इलीगल एंड रिजर्वेशन फॉर SC ST, ठीक है, तो ऐसा इसमें यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता है। 70वां संशोधन, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, अभी हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया 69th अमेंडमेंट में किया था, ठीक है, तो ये भी जो है वो क्या है इनकरेक्ट है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी
फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो रिगार्डिंग निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसकी उद्घोषणा, यानी कि consider the following statements when the financial emergency has been declared by the president under the article 360, then its proclamation। बाद की उद्घोषणा द्वारा रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। मे बी रिवोक्ड और वेरिड बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। 2 महीनों की समाप्ति पर लागू नहीं होगी जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, ठीक है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट भी shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period has been approved by the resolution of both houses of parliament। यानी कि विदिन 2 मंथ अगर अप्रूव नहीं करते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, है ना, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। यानी कि आंसर जो है हो गया आपका सी हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपके दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। यहाँ पर जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स को हम लोगों को देखना है, ठीक है, कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान का भाग 3 जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। दूसरा, निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भारतीय संविधान का भाग 4 कुछ अपवादों और शर्तों के साथ जम्मू कश्मीर पर लागू है, ठीक है, तो ये भी जो है वो क्या है, गलत है, ये भी वहां पर इंप्लीमेंट होता है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीलिंग विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ सम एक्सेप्शंस एंड कंडीशंस। तो आंसर हुआ डी, यानी कि, है ना, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, है ना, भारत के राष्ट्रपति की यह घोषणा करने की शक्ति की अनुच्छेद 370 जिसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है लागू नहीं रहेगा, निम्नलिखित के अधीन है। The power of the President of India to declare that Article 370 under which the state of Jammu and Kashmir enjoys a special status shall cease to be operative is subject to, ठीक है, सार्वजनिक अधिसूचना, ठीक है, पब्लिक नोटिफिकेशन, ठीक है, पहला करेक्ट है। संसद की सिफारिश, रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह, ये भी जो है वो करेक्ट है, नहीं है। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश, ठीक है, दैट इज करेक्ट, यानी कि रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि आपका फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 एक बार फिर से जो है वो जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग आपके सामने क्वेश्चन को रख रहा है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1955, 26 जनवरी 1957, जनवरी 26 1950, जनवरी 26 1952, जनवरी 26 1955, जनवरी 26 1957, दैट इज डी, जनवरी 26 1957। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में जो है अपन लोग देखें, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी निवर्तमान राष्ट्रपति को तब तक पद पर बने रहना चाहिए जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न करें, यानी कि जब तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सक्सेसर नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक प्रेसिडेंट को जो है ऑफिस में रहना पड़ेगा, ठीक है, भले उसका टर्म कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमको पता है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, जब तक सक्सेसर नहीं आ जाता ऑफिस में तब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, ठीक है, हमको पता है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, आंसर आपका हुआ सी, दोनों के दोनों ही जो है वो स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में अपन लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में वर्णित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, हमको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो मेंशन्ड है आर्टिकल 75 क्लॉज 3, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि मंत्रिपरिषद के सदस्य जो हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है।
चलिए तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ओके, वर्णित नहीं है, इट मीन्स जो मेंशन नहीं है वो अपने को देखना है, ठीक है। ओके, नॉट मेंशन्ड इन द, ठीक है, तो मेंशन्ड है, ठीक है। सामूहिक जिम्मेदारी, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी मेंशन है, अभी अब हम लोगों ने देखा ही है, ठीक है ना। थर्ड, मंत्रियों का इस्तीफा यानी कि रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो है वो हमको कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिला है, ठीक है। उप प्रधानमंत्री का कार्यालय, ठीक है, रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन दिया हुआ नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो थर्ड एंड फोर्थ जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी दिया हुआ है और उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो रिगार्डिंग दी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बिना कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। पहले तो हम लोग देख लें, सही स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, करेक्ट आंसर को हमको देखना है, ठीक है। तो हमको पता है कि भाई है ना, एड एंड एडवाइस से जो है वो उनको क्या करना होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काम करना होता है। तो पहला तो जो है वो क्या हो गया, सही हो गया। सॉलिसिटर जनरल संघ सरकार का सर्वोच्च कानूनी प्राधिकारी है, ठीक है। द सॉलिसिटर जनरल इज द हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। इनकरेक्ट है, हमको पता है अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र के बाद भी कुछ समय के लिए कार्य कर सकती है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन फंक्शन फॉर सम टाइम इवन आफ्टर डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमको पता है कि ये चीज जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे ही वो रिजाइन करते हैं, जैसे ही उनकी डेथ होती है, वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में केवल गृह मंत्री ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आपातकालीन बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है। ऐसा भी कोई प्रोविजन जो है वो हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इन absence of the prime minister only the home minister can preside over emergency meeting of the union council of minister, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो केवल जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि आंसर बना आपका ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बना आपका ए। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में जो है ना, असर्शन और रीजन है, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और नीचे उसका रीजन दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। हमको पता है कि भाई है ना, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 है उसके थ्रू ये प्रोविजन कर दिया है कि भाई सेम जो पर्सन है उसको क्या किया जा सकता है ना, दो स्टेट्स का जो है गवर्नर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अपन लोग देख लेते हैं कि जो है ना, ए जो है ए स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, ठीक है। यानी कि आपका जो आर है वो तो करेक्ट है, लेकिन ए आपका करेक्ट नहीं है, यानी कि आपका आंसर बना डी, ए इनकरेक्ट है और आर जो है आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो क्या जानना चाहता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11वीं अनुसूची भारत के संविधान में संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा डाली गई थी, ठीक है। The 11th schedule was inserted in the Constitution of India by the Constitution 73rd Amendment of 1992, ठीक है। 11th जो है शेड्यूल है हम लोगों को पता ही है ना, 73rd से जो है वो 11th आया था और 74th से जो है हमारा 12th आया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो है ना करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची भारत के संविधान के अनुच्छेद 243W के अनुरूप है, ठीक है। यानी कि फंक्शंस, ठीक है। 243W जो है वो क्या करता है, 243W जो है वो तो है ना म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करस्पॉन्डेंट्स टू आर्टिकल 243W, ठीक है। तो अभी हमने देखा 243W इज रिगार्डिंग दी है ना फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो करेक्ट
नहीं है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, यानी कि आंसर बन गया हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट्स को हम लोग, है ना, भारत में संसदीय समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ पार्लियामेंट्री कमिटी इन इंडिया आर करेक्ट? यानी कि संसदीय समितियां जो है, पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है, उनके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को हमको देखना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। इसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है या अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। नियुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। इट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट नहीं है। यह सदन के अध्यक्ष के निर्देशन में काम करता है। इट वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर, चेयरमैन ऑफ द हाउस, ठीक है। ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो है वो करेक्ट है। यह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इट प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर बनता है बी, ठीक है। सेकंड और थर्ड हमारा स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय सरकार प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी संसदीय सरकार की प्रणाली की आवश्यक विशेषता है? ठीक है। Which of the following features of the Indian government system are the essential features of the parliamentary government system? यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसमें कौन से एसेंशियल फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फीचर्स या विशेषताएं देख लेते हैं, इनमें से कौन सी विशेषताएं पार्लियामेंट्री या संसदीय प्रणाली की सरकार की होती है? नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, दोनों अलग अलग। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, ठीक है ना, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, ठीक है, हमको पता है ये भी होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर दोनों क्या, जो एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेजिस्लेचर के भी मेंबर्स होते हैं। हमारे यहाँ पर जो है वो सेपरेशन नहीं है दोनों का, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, जैसा कि यूएसए में होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो है ना मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स भी होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। संघ और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का पृथककरण, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये का ये फेडरलिज्म का जो है इंपॉर्टेंट जो है फीचर होता है, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर नहीं होता है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भी जो है अपन लोग देखते हैं, ये भी किसका, फेडरलिज्म का जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर हमको देखने को मिलता है। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, आपका आंसर हुआ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, ठीक है। यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, उसको हमको देखना है। पहले हम देख लें कि क्या इन्होंने पूछा है सही, ठीक है ना, करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। उन्हें संबंधित राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनको इलेक्ट नहीं करता है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि जो है काउंसिल के मेंबर जो होते हैं वही उनको इलेक्ट करने का काम करते हैं। दूसरा, उन्हें संबंधित राज्य विधानमंडल के सभी और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। हमको पता है कि ये इसके लिए क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वही वोटिंग करने का काम करते हैं। यानी कि हमारा ना तो, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और ना ही सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑफ इंडिया आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, ठीक है, पता है हमको एनडीसी की जो है वो, है ना, एनडीसी की जो चेयरमैनशिप होती है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। सेकंड, अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है, सेकंड भी करेक्ट है, ठीक है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ठीक है, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, ठीक है, करेक्ट नहीं है।
राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। ठीक है, तो ये भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा आंसर हो गया बी, यानी कि 1, 2 और 4 जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग जो है अपने को ना कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज आर द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। करेक्ट है स्टेटमेंट, हमको पता है। ठीक है, पहले क्या होते थे? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी होते थे, ठीक है ना। लेकिन अपन लोग देखते हैं कि सिंस द टर्म ऑफ राजीव गांधी इनकी अपॉइंटमेंट एक तरीके से क्या हो गई है, बंद हो गई है। अब इनको अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता, लेकिन ये क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से श्रेष्ठ होता है। द कैबिनेट इज सुपीरियर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके रिगार्डिंग कोई भी चीज हमको देखने को नहीं मिलती, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि है ना वो उससे सुपीरियर होगा। ठीक है, यानी कि हमारा ए स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, संसद के किसी सदन में विधेयक का प्रथम वाचन निम्नलिखित में से संबंधित है। फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल इन अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिफर्स टू। सदन में विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव। द मोशन फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल इन द हाउस। विधेयक पर समग्र रूप से सामान्य चर्चा, जिसमें विधेयक के अंतर्निहित सिद्धांत पर ही चर्चा की जाती है, न कि विधेयक के विवरण पर। The general discussion on the bill as whole, where only the principle underlying the bill is discussed and not the details of the bill. ठीक है। थर्ड, विधेयक पर सामान्य चर्चा, जिसमें विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाती है। The general discussion on the bill where the bill is discussed in details. D, वह स्थिति जब विधेयक को सदन की चयन समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाता है। The state when the bill is referred either to select committee of the house or to the joint committee of the two houses. ठीक है, यानी कि हमारा आंसर जो हुआ दैट इज ए। ठीक है, दैट इज ए, द मोशन फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल इन द हाउस। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में अपन लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, मंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उनकी सलाह पर किए गए आधिकारिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आधिकारिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मिनिस्टर्स आर लाइबल फॉर द ऑफिशियल एक्ट्स डन बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑन देयर एडवाइस। नहीं, कोई इंडिविजुअल जो है वो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी चलता है। ठीक है, सिविल सर्वेंट जो भी काम करते हैं उनके लिए मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन है ना गवर्नर और प्रेसिडेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, मंत्रियों पर आम नागरिकों की तरह सामान्य अदालतों में अपराधों के साथ साथ अपकृत्यों के लिए भी मुकदमा चलाया जा सकता है। द मिनिस्टर कैन बी sued for crimes as well as torts in ordinary courts like a common citizen. ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जरूर मिले हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा प्रिविलेज नहीं है जो ये बोलता हो कि इनके अगेंस्ट केस नहीं किया जा सकता। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, यूपीएससी के किसी सदस्य को दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। अ मेंबर ऑफ यूपीएससी में बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर बाय। ठीक है, यानी कि कौन उसको हटा सकता है, कौन उसको रिमूव कर सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग के माध्यम से, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच के आधार पर, द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर, द पीएम ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो दैट इज बी। ठीक है, हमको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनको क्या करते हैं, हटाने का काम करते हैं। उसके लिए है ना सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है और उसी के बेसिस पे जो है वो डिसाइड करते हैं। आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। राज्यपाल निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। गवर्नर कैन मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। ठीक है, यानी कि इन इश्यूज में से किनके रिगार्डिंग जो है वो गवर्नर के पास अथॉरिटी होती है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन करें। राज्य पीएससी के सदस्यों को हटाना, ठीक है ना, यानी कि स्टेट पीएससी के मेंबर जो होते हैं उनको हटाने के रिगार्डिंग। ठीक है, रिमूव्ड
रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पीएससी, ठीक है, इसके रिगार्डिंग नहीं होता, इसके रिगार्डिंग जो है वो, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ठीक है, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो रिकमेंडेशन करता है, ठीक है, राज्य विधानसभा को भंग करना, ठीक है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य में संवैधानिक तंत्र के टूटने की घोषणा, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 356 डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, ठीक है, यानी कि आपका आंसर हुआ 2 और 4, ठीक है, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां विशेष रूप से भारत की संसद के निचले सदन की समिति नहीं है, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज आर नॉट एक्सक्लूसिवली द कमिटीज ऑफ द, ठीक है, नॉट यहाँ पर एक्सक्लूसिवली द कमिटी ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि केवल लोकसभा की समिति है ना, इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है ना, इनमें से कौन सी समिति नहीं है। एस्टिमेट कमेटी, ठीक है, एस्टिमेट कमेटी तो हम लोगों को पता है कि एक्सक्लूसिवली जो है वो क्या होती है ना, लोअर हाउस की ही होती है, सारे के सारे मेंबर जो है लोअर हाउस से ही आते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है, यानी कि है ना, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, इसमें दोनों के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, निचले सदन की समिति नहीं है, ठीक है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित समिति, ठीक है, कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है ना, ठीक है, ये भी जो है वो है ना नहीं होती है। महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति, ठीक है, कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ठीक है, तो यानी कि आपका जो हुआ आंसर, ठीक है, 2nd और 4, दैट इज डी, आंसर हो गया आपका 2nd और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, यहाँ पर जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको हमको आइडेंटिफाई करना है। राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल करते हैं, ठीक है, द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग केवल पंचायतों के लिए चुनाव आयोजित करवाता है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शन टू द पंचायत ओनली, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज दोनों के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम करता है, दैट मीन्स, ठीक है, ए स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन बी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर बन गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है, कुछ टाइप के यहाँ पर बिल दिए हुए हैं, इन बिल्स में से हमको आइडेंटिफाई करना है ऐसे कौन से बिल होते हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का जो है वो है ना असेंट जरूरी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, किसी राज्य की सीमा के गठन के लिए विधेयक, ठीक है, हमको पता है कि अ बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, ठीक है। चलिए सेकंड धन विधेयक है ना, और मनी बिल, ठीक है, मनी बिल भी हमको पता है कि उसके लिए प्रेसिडेंट की असेंट जो है रिक्वायर्ड होती है। ऐसा विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय किया जाना शामिल हो, ठीक है, अ बिल विच इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है, कराधान को प्रभावित करने वाला कोई विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, ठीक है, अ बिल अफेक्टिंग द टैक्सेशन इन विच द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट इज वेस्टेड, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इज सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ विच मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये हम लोगों को पता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, यद्यपि राज्यसभा और लोकसभा संसद का अभिन्न अंग है, फिर भी कुछ विषयों पर उनके पास असमान शक्तियां हैं, ठीक है, असमान शक्तियां हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मामला इन दोनों के बीच शक्तियों के अंतर को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सी शक्तियां ऐसी हैं, ठीक है, जिनके रिगार्डिंग या तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर है या फिर राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है, ठीक है, कुछ मैटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिनके रिगार्डिंग हमको ये देखना है कि ऐसे कौन से मैटर्स हैं जिसके रिगार्डिंग या तो
है ना, हाउस ऑफ द पीपल के पास या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट के पास ज्यादा पावर होती है, दोनों की पावर्स इक्वल नहीं है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, पता है हम लोगों को ये केवल कहाँ पर होता है, ये केवल है ना लोकसभा में होता है, तो यहाँ पर लोकसभा की पावर ज्यादा होती है। अनुदान की मांग पर मतदान करने की शक्ति, ठीक है, ये भी हमको पता है, ठीक है ना। पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है, ये भी केवल कौन कर सकता है ना, हाउस ऑफ द पीपल ही कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो प्रिंटिंग का मिस्टेक है। इम्पीचमेंट, देखिए इम्पीचमेंट वर्ड जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत केवल किसके लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज किया जाता है, बाकी जो डिग्निटरीज है उनके लिए रिमूवल वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग मुख्य परीक्षा में आंसर लिख रहे हैं या मेन्स में अपना आंसर लिख रहे हैं तो वहां पर इम्पीचमेंट वर्ड की जगह हमको रिमूवल वर्ड को यूज करना है। ठीक है, इम्पीचमेंट वर्ड अगर यूज करेंगे तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि इसके रिगार्डिंग किसी के पास भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होती है। राज्य सूची में सूचीबद्ध विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून पारित करना, ठीक है, पता है ये हमको, है ना। ये इसके लिए अथॉरिटी किसके पास होती है, काउंसिल ऑफ स्टेट के पास, आर्टिकल 249। पासिंग ऑफ लॉज इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो अथॉरिटी किसके पास होती है, काउंसिल ऑफ स्टेट के पास होती है। अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण, ठीक है, पता है इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अथॉरिटी क्या होगी, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट के पास होती है, आर्टिकल 312। काउंसिल ऑफ स्टेट पहले जो है रिजोल्यूशन पास करता है, उसके बाद फिर पार्लियामेंट जो है वो नया ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है वो, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 1, 2, 4 एंड 5, यानी कि सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। संघ सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से हम लोगों को जो है वो सही यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। भारत सरकार के मंत्रालय विभाग मंत्रियों की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय द पीएम ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। प्रत्येक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा एक मंत्री को सौंपा जाता है, ठीक है, करेक्ट है। ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू द मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है। कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख सिविल सेवा बोर्ड का प्रदेन अध्यक्ष भी होता है, ठीक है ना। यानी कि द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है इज आल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सिविल सर्विसेज बोर्ड जो होता है उसकी, है ना, उसकी जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, आपका आंसर बन गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, पेड न्यूज के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, पेड न्यूज जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि पैसा दे करके जो है अपने लिए न्यूज चलवाने का काम बेसिकली मेनली ये जो है वो काय के समय, इलेक्शन के समय पर होता है। वोटर के जो, है ना, वोटर के जो वोटिंग पैटर्न होते हैं उसको अफेक्ट करने के लिए नॉर्मली इसको यूज किया जाता है। ठीक है, पेड न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गाइडलाइंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कर्ब द पेड न्यूज। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या क्या बातें दी हैं, ठीक है, क्या क्या उन्होंने जो है वो गाइडलाइंस इशू किए हैं, उनको हमको देखना है। आयोग के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को पेड न्यूज के संबंध में उन्हें भेजे गए नोटिस का 48 घंटे के भीतर जवाब देना आवश्यक है। देखिए, पहले अपन लोग देख लें, यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है ना, यानी कि अपने को क्या करना है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो तो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। सेकंड, चुनाव आयोग द्वारा जारी हालिया दिशा निर्देश केवल सिनेमा हॉल और टीवी चैनलों को कवर करेंगे, लेकिन एफएम रेडियो को नहीं। द रिसेंट गाइडलाइंस इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन विल कवर ओनली सिनेमा हॉल्स एंड टीवी चैनल्स, नॉट एफएम रेडियोज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, सभी अपन लोग देखते हैं, सभी मीडियम जो है कम्युनिकेशन के जो डायरेक्टली जो है पब्लिक से कम्युनिकेट करते हैं उनके रिगार्डिंग ये गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो यानी कि नहीं पूछा है तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर बनेगा क्या, बी। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 में। निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंसर मोशन। ठीक है, सेंसर मोशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनके रिगार्डिंग हम लोगों को देखना है कि कौन से स्टेटमेंट
सही नहीं है, ठीक है, यानी कि हमको है ना एक बार फिर से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। नॉट करेक्ट, इसमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह किस आधार पर पेश किया गया है, ठीक है, इट नीड नॉट टू स्टेट द ग्राउंड ऑन विच इट इज बेस्ड, ठीक है, तो ये क्या है, सही नहीं है, ठीक है। हमको पता है कि रीजन जो है वो सेंसर मोशन के लिए बताना पड़ता है, यानी हमारे आंसर का पार्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा आंसर का पार्ट होगा, ठीक है। इसे केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही पेश किया जा सकता है, किसी व्यक्तिगत मंत्री के विरुद्ध नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट होने के चलते ये हमारे आंसर का पार्ट होगा। इट कैन बी मूव्ड ओनली अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, ठीक है। हमको पता है इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी ला सकते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी ला सकते हैं, और पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी ला सकते हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसके लिए जो है वो किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता हमको नहीं होती है। नो लीव ऑफ हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस मोशन, ठीक है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। इस पर चर्चा के लिए समय निकालना और तिथि तय करना सरकार के विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, यानी कि ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर बनता है ए, यानी कि 1 और 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, 3 और 4 स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव में वोट देने का अधिकार है, ठीक है। Which among the following have the right to vote in the elections to both the Lok Sabha and the Rajya Sabha, यानी कि है ना नीचे कुछ लोग दिए हुए हैं, इनमें से हमको देखना है कि इनमें से कौन होते हैं जो है ना लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वोट देने के लिए उनके पास एलिजिबिलिटी आती है, दोनों में वो वोट करते हैं, ठीक है। संसद के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, हमको पता है कि वो काउंसिल ऑफ स्टेट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते, ठीक है, उनको एलिजिबिलिटी नहीं आती है, क्यों, क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स जो हैं वो तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, उनके इलेक्शन में वोट जो करते हैं वो कौन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, ठीक है। तो ठीक है, हम पहले ये देख लें कि वोट देने का अधिकार है, ठीक है, तो है ना इनको दोनों में वोट देने का अधिकार नहीं होता, ये केवल काय में देंगे, लोकसभा के इलेक्शन में। संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, इनको भी नहीं होता इलेक्शन, क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं हमने देख लिया, तो उसमें जो है वो कौन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये खुद भी इसमें वोट नहीं कर सकते, ठीक है। उच्च सदन यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस कौन हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हम लोगों को पता है लोकसभा में तो वोट डालेंगे, लेकिन है ना काउंसिल ऑफ स्टेट में वोट नहीं डालेंगे, ठीक है, तो इनको भी जो है वो दोनों में वोट डालने की अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, तीसरे को भी, ठीक है। राज्य विधानमंडल के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, यानी कि जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो है ना हमने देखा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा के चुनाव में भी वोट डालते हैं और लोकसभा के चुनाव में भी वोट डालते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर जो बनेगा दैट इज डी, यानी कि केवल 4th जो है वो हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, चलिए फैक्चुअल है, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित थी, ठीक है, हम लोगों को पता है इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग स्टेट फंडिंग, ठीक है, इलेक्शंस की स्टेट फंडिंग के रिगार्डिंग इन्होंने अपनी जो है वो है ना रिकमेंडेशंस दी थी। दिनेश गोस्वामी समिति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, चुनावी सुधार, पूर्वोत्तर में उग्रवाद को रोकने के लिए कदम, चकमा की समस्या, ठीक है, चकना मिसप्रिंट हो गया, दैट इज चकमा, ठीक है, चकमा रिफ्यूजीज, ठीक है, चुनावी सुधार, ठीक है, डीनेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, स्टेप्स टू पुट डाउन इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द चकनास, ठीक है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म से ये रिलेटेड है कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, यदि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित घोषित उम्मीदवार अपनी जमानत खो देता है तो इसका मतलब है कि, ठीक है, इफ in an election to a state legislative assembly the candidate who is declared elected loses in his
डिपॉजिट, इट मीन्स डेट। ठीक है, यानी कि अगर किसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती तो इसका मतलब क्या होता है? मतदान बहुत खराब था, ठीक है, चुनाव बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए था, ठीक है, यानी कि द पोलिंग वॉज वेरी पुअर, ठीक है, द इलेक्शन वॉज फॉर अ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, निर्वाचित उम्मीदवार की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर जीत बहुत मामूली थी, द इलेक्टेड कैंडिडेट्स विक्ट्री ओवर हिज नियरेस्ट राइवल वॉज वेरी मार्जिनल, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अपन लोग देखें तो जमानत जब्त होने का कारण क्या होता है? ठीक है, एक कारण ये हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन में रहे हों, जिसकी वजह से क्या हो गया, डाइवर्जन ऑफ वोट्स हो गया, ठीक है, और इसके लिए जो है वो है ना अलग अलग कैंडिडेट्स के पास वोट गए और किसी को भी रिस्पेक्टेबल जो है वो वोट्स नहीं मिले, ठीक है, तो दैट इज डी, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा है लेकिन उसके महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है? ठीक है, यानी कि है ना, जो लोग दिए हुए हैं इनमें से कौन जो है वो उसके इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं, लेकिन जब बात इम्पीचमेंट की आती है तो इम्पीचमेंट का पार्ट वो नहीं होते हैं, ठीक है। लोकसभा, ठीक है, हमको पता है, हाँ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर भी दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, राज्य विधान परिषद है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, हम लोगों को पता है, ठीक है ना, कि ये जो है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो दोनों में से किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है हमारी न तो वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होती है और न ही वो जो है वो इम्पीचमेंट करते समय जो है उसमें वोटिंग करती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज राज्य विधानसभा है, तो हमको पता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट तो होते हैं, लेकिन जब इम्पीचमेंट की बात होती है तो उनको फिर वोटिंग करने की अथॉरिटी नहीं होती है, तो दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 66, आनुपातिक प्रतिनिधित्व किस देश में आवश्यक नहीं है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी इन अ कंट्री वेयर कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, देयर आर नो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दो दलीय प्रणाली विकसित हो गई है, अ टू पार्टी सिस्टम हैज डेवलप्ड, प्रथम भूतपूर्व पद प्रणाली प्रचलित है, द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम प्रिवेल्स, राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का मिश्रण है, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो आंसर होगा आपका भी, ठीक है, दो दलीय प्रणाली विकसित हो गई है, अ टू पार्टी सिस्टम इज, दो पार्टी सिस्टम प्रॉपर्ली अगर डेवलप हो गया है, ठीक है, एस्टेब्लिश हो गया है, तो फिर जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, यदि प्रधानमंत्री संसद के ऊपरी सदन से संबंधित है, इफ द पीएम बिलोंग्ड टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, अगर अपर हाउस से आते हैं हमारे प्रधानमंत्री यानी कि राज्यसभा से आते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो है ना, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएगा, ठीक है, he will not be able to vote in his favor in the event of a no confidence motion, ठीक है, हमको पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जब वोटिंग की बात आती है तो उसमें केवल है ना हाउस ऑफ द पीपल या लोकसभा पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, तो यही जो है आपका आंसर बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन बाकी के स्टेटमेंट भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, वह निचले सदन में बजट पर नहीं बोल पाएगा, ठीक है, he will not be able to speak on the budget in the lower house, वह केवल ऊपरी सदन में ही वक्तव्य दे सकता है, he can make statement only in the upper house, उसे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के 6 महीने के भीतर निचले सदन का सदस्य बनना होगा, he has to become a member of the lower house within 6 months of after swearing in as the PM, ठीक है, तो बाकी के स्टेटमेंट जो है वो है ना, तो आपका जो आंसर है करेक्ट वो क्या है, ए, अविश्वास प्रस्ताव जब होगा उसके अगेंस्ट तो फिर वो वोट नहीं कर पाएगा बिकॉज ही इज द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना, स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के बाद फिर वही असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले हम लोग जो है वो असर्शन को देख लेते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्या है, नहीं है, ठीक है, असर्शन, द रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो जो है असर्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है,
रीजन देखते हैं, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संवैधानिक संशोधन के महिला उम्मीदवारों को 33% सीटें आवंटित कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शन कैन एलोकेट 33% ऑफ सीट्स दे कंटेस्ट टू वुमेन कैंडिडेट्स विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पार्टीज खुद अपने लेवल पे क्या करते हैं, 33% कैंडिडेट जो है वो फीमेल हो। ठीक है, उसके लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि हमारा ए जो है यानी कि असर्शन जो है वो तो गलत है, और रीजन जो है वो आर जो है वो क्या है, करेक्ट है, यानी कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस मामले में भिन्न है कि भारत में क्या है। ठीक है, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज। ठीक है, यानी कि कौन सा फीचर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में है लेकिन इंडियन सिस्टम में नहीं है। वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, बोथ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव दोनों में होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, ठीक है, सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में है। द्विसदनीय विधायिका, बाइकैमरल लेजिस्लेचर दोनों में है। न्यायिक समीक्षा की प्रणाली, ठीक है, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है ना, तो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे यहाँ पर तो होता है लेकिन ब्रिटेन में नहीं होता है। हमने कहाँ से लिया है, ये यूएसए से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, एक कॉलेज का छात्र अपने शहर की नगर पालिका परिषद के लिए निर्वाचित होना चाहता है। उसके नामांकन की वैधता अन्य बातों के अलावा इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करेगी कि, ठीक है, a college student desires to get elected to the municipal council of his city. The validity of his nomination would depend on the important conditions among others that, ठीक है, जो important conditions होती हैं, इन conditions के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो इसके अलावा और कौन सी कंडीशन होती है जो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी, वह अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से अनुमति प्राप्त करता है। ठीक है, ही ऑब्टेन्स परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ हिज कॉलेज। ठीक है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। वह एक राजनीतिक दल का सदस्य है, ही इज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये भी नहीं है। उसका नाम मतदाता सूची में है। ठीक है, हिज नेम फिगर्स इन द वोटर लिस्ट। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। अगर वो वोटर लिस्ट में लिस्टेड है तभी वो क्या कर पाएगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करता है। ठीक है, ही फाइल्स अ डिक्लेरेशन ओइंग एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यानी कि उसका क्या होना जरूरी है, उसका वोटर लिस्ट में जो है नाम रजिस्टर होना जरूरी है। अदर क्वालिफिकेशंस के साथ ये जरूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, स्पीकर सदन के किसी सदस्य से बोलना बंद करने और दूसरे सदस्य को बोलने देने के लिए कह सकता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। दिस फेनोमेना इज नोन एज शिष्टाचार, क्रॉसिंग द फ्लोर, इंटरपोलेशन, यील्डिंग द फ्लोर। डेकोरम, क्रॉसिंग द फ्लोर, इंटरपोलेशन, यील्डिंग द फ्लोर, दैट इज यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आपका हुआ डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारत की राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि भारतीय पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो है ये स्टेटमेंट हमको दिया गया है। इस स्टेटमेंट में हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना, करेक्ट स्टेटमेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? योजना आयोग संसद के प्रति जवाबदेह है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों में कोई एक सदन सत्र में न हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। एनडीसी का गठन केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होता है। प्लानिंग कमीशन इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन आइदर ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। द मिनिमम एज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 40। एनडीसी इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर बन जाता है जो है सेकंड। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों में से कोई सा भी सदन सत्र में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 73, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, लोकसभा का कार्यकाल। ठीक है ना, लोकसभा के कार्यकाल यानी कि टर्म ऑफ द लोकसभा के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट, ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स एट अ टाइम, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट जो है दैट इज आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, कि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 74, रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? द कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर रेलवे जोन्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, संसदीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, परिवहन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, संसदीय कार्य मंत्रालय, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमको करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है। केवल राज्यसभा में ही मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में नहीं। ओनली द राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है ना। चलिए, राज्यसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है नहीं, ये क्या है? था। ठीक है ना। यानी कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग 2 मेंबर्स बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द राज्यसभा। ठीक है, अब ये प्रोविजन नहीं है, पहले ये प्रोविजन था। मनोनीत सदस्यों को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त करने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर नॉमिनेटेड मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड एज ए यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, अच्छी तरीके से पता है अपन लोगों को ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है ना। वी आर गोइंग फॉर द निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है मुझे लगता है प्रॉब्लम हो रहा है। केवल राज्यसभा में ही मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में नहीं। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। राज्यसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संवैधानिक प्रावधान है। ये है नहीं, ये था। मनोनीत सदस्यों को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त करने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में मतदान करते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य जो है दोनों में मतदान नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा जो है गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है ना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमको देखना है। ठीक है, तो मनोनीत जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन में जो है वोट नहीं कर सकते। हमको पता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल है ना इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में, ठीक है ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य के वोट का मूल्य बराबर है राज्य की जनसंख्या इंटू 100 राज्य के निर्वाचित विधायकों की संख्या। नहीं, ठीक है, जनसंख्या अपॉन जो है वो एमएलएस। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, संसद के एक निर्वाचित सदस्य के वोट का मूल्य जो है सभी निर्वाचित विधायकों के वोट के कुल मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए और वोट वैल्यू ऑफ एमपी जो है वो क्या होता है? बराबर होता है। नवीनतम चुनाव में 5000 से अधिक सदस्य थे। ठीक है, ये भी नहीं है। हमारा आंसर जो होगा वो केवल क्या होगा? बी होगा। ठीक है, केवल स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए आधार बताना आवश्यक है। इन लोकसभा अ नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज टू सेट आउट द ग्राउंड्स ऑन विच इट इज बेस्ड। ठीक है, हमको पता है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए किसी भी प्रकार का ग्राउंड बताने की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? ठीक है, the resolution for removing the vice president of India can be moved in Lok Sabha alone, either House of Parliament, joint sitting of Parliament, राज्य सभा alone। अकेले लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, अकेले राज्यसभा में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो केवल कहाँ पर आएगा? काउंसिल ऑफ स्टेट के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। भारत में चौथा आम चुनाव, हरियाणा राज्य का गठन, मैसूर कर्नाटक राज्य का नाम दिया गया, मेघालय और त्रिपुरा पूर्ण राज्य बनाए गए। निम्नलिखित में से कौन था? क्रोनोलॉजी को जो है वो इन इवेंट्स को अरेंज करना है। 4th जनरल इलेक्शन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा स्टेट, ठीक है, मैसूर नेम्ड एज कर्नाटका स्टेट, ठीक है, मेघालय एंड त्रिपुरा बिकेम द, ठीक है, 1972, ठीक है, 1973, ठीक है ना, 1966, 1967, ठीक है। इस तरीके से अपन लोग देखते हैं करेक्ट क्रोनोलॉजी को जो है हमको मेंटेन करना है। अगर तो फिर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
ओके, करेक्ट क्रोनोलॉजी कौन कौन है? भारत में चौथा आम चुनाव, हरियाणा का गठन 66, मैसूर का कर्नाटक राज्य के नाम दिया जाना 1973, मेघालय त्रिपुरा 1972। ठीक है, ओके, तो हमारा आंसर हुआ 2, 1, 4 एंड 3, 2, 1, 4 एंड 3, दैट इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में फिर से जो है हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स को हम लोगों को देखना है। निम्नलिखित पर विचार, राज्यसभा को यह घोषित करने का अधिकार है कि राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाना राष्ट्रीय हित में होगा। ठीक है, आर्टिकल 249, द राज्यसभा अलोन हैज द पावर टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी इन नेशनल इंटरेस्ट फॉर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, आर्टिकल 249 करेक्ट है। आपातकाल की उद्घोषणा को मंजूर देने वाले प्रस्ताव केवल लोकसभा के द्वारा ही पारित किए जाते हैं। ठीक है, गलत है। रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड ओनली बाय द लोकसभा। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट? तो ए स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है, ठीक है, लेकिन बी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, हमको पता है। ठीक है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और उद्योग एवं व्यापार के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि फिर से हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में जो है कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट्स को हम लोगों को देखना है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। जवाहरलाल नेहरू अपनी मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल में थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इनकरेक्ट है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, इस बेसिस पे आपका आंसर जो बनेगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर आएगा डी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में अपन लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में फिर से जो है कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। असर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में हम लोग देखते हैं, भारत संघ में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोथ टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। असर्शन जो है वो करेक्ट है, हमको पता है कि केवल आर्टिकल 75(3) जो है वो बताता है कि केवल लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघ सरकार के मंत्री बनने के पात्र हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, यानी कि आर तो एक इनकरेक्ट है और आर क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, आंसर बनेगा आपका सी। ए इनकरेक्ट है और ठीक है, आर इज करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? Which one of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by a special majority? ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, आंसर जो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में जो है हम लोगों को है ना, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, यानी कि 1 एंड 4। ठीक है, आपका आंसर बनेगा बी। ठीक है, 1 एंड 4 यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह एंड शंकर दयाल शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय विभाग मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जहाजरानी, सड़क परिवहन, पर्यावरण और वन मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ है ना होम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि आपका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करने वाला प्रस्ताव ही स्वीकार किया जाता है और किसी एक मंत्री में अविश्वास व्यक्त करने वाला प्रस्ताव अनुचित होता है। ठीक है, हम लोग देख ले क्या सही नहीं है।
ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है। ओनली अ मोशन एक्सप्रेसिंग वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज ए होल इज एडमिटेड एंड वन एक्सप्रेसिंग लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एन इंडिविजुअल मिनिस्टर इज आउट ऑफ ऑर्डर। हमको पता है कि ये ठीक है इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए ही आता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए आधार निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसके लिए जो है हमको है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड्स टू सेट आउट ग्राउंड्स ऑन विच इट इज बेस्ड, ठीक है, इसके लिए भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमको पता है ग्राउंड बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक बार प्रस्तुत किया गया कोई भी अविश्वास प्रस्ताव वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है, उसको लिया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, तो आपका आंसर जो बनेगा वो दैट इज डी 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में हम देखेंगे संसद के दोनों सदनों में ऑटोमोटिव वोट रिकॉर्ड प्रणाली के तहत प्रत्येक सदस्य अपने लिए आवंटित सीट से अपना वोट डालता है, ठीक है। ऑटोमोटिव वोट के रिगार्डिंग जो है वो अपने इन बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अंडर द ऑटोमेटिव वोट रिकॉर्डर सिस्टम ईच मेंबर कास्ट हिज वोट फ्रॉम द सीट अलॉटेड टू हिम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हरा बटन हाँ को दर्शाता है, ग्रीन बटन रिप्रेजेंट अ यस, ठीक है, ठीक है। लाल बटन मतदान से परहेज को दर्शाता है, ठीक है, इनकरेक्ट। रेड बटन रिप्रेजेंट्स टू एब्सटेन, नहीं। काला बटन नहीं दर्शाता है, ठीक है। ब्लैक बटन रिप्रेजेंट्स नोज, ठीक है, यानी कि आपका केवल जो है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आपके 88 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, संसद के सदनों द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों या संकल्पों के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Which of the following is are correct regarding effect of motions or resolution adopted by the House of Parliament? ठीक है, सदनों की केवल राय व्यक्त करने वाला संकल्प सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। The resolution expressing merely an opinion of the houses is not binding on the government, ठीक है, करेक्ट है। सदनों द्वारा अपनी कार्यवाही से संबंधित मामलों पर अपनाए गए संकल्प बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। The resolution adopted by the House on matters concerning its own proceeding are not binding, ठीक है। वैधानिक प्रभाव वाले संकल्प यदि अपनाए जाते हैं तो सरकार पर बाध्यकारी होते हैं। रिजोल्यूशन हैविंग अ स्टैट्यूटरी, ठीक है, वर्ड से ही पता चल रहा है, इफेक्ट इफ एडॉप्टेड आर बाइंडिंग, ठीक है, यानी कि 1 and 3rd स्टेटमेंट इज करेक्ट। योर आंसर शेल बी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, जब लोकसभा स्पष्ट रूप से और निर्णायक रूप से निर्धारित कर ले कि सरकार को उसका समर्थन प्राप्त नहीं है तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। लोकसभा द्वारा सरकार में, ठीक है, नहीं है, ठीक है, लोकसभा द्वारा सरकार में संसदीय विश्वास को व्यक्त करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? When the House of People clearly and consciously determines that the government does not commands its support, the government has to resign. By which of the ways parliamentary confidence in the government may be expressed by the houses of people, ठीक है, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल में कॉन्फिडेंस को पता लगाने के और कौन से तरीके हो सकते हैं अदर देन नो कॉन्फिडेंस मोशन। नीति के किसी प्रमुख मुद्दे पर सरकार को हराना, ठीक है, यानी कि डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन अ मेजर इशू ऑफ पॉलिसी, किसी मेजर इशू पे अगर गवर्नमेंट हार जाती है तो दैट इज आल्सो अ नो कॉन्फिडेंस। स्थगन प्रस्ताव का पारित किया जाना, ठीक है, पासिंग एन एडजर्नमेंट मोशन। वित्तीय मुद्दों पर सरकार को हराना, ठीक है, डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन फाइनेंसिंग इश्यूज। मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव पारित करना। पासिंग अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। आंसर बना डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि सभी कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के वर्तमान सदस्य होंगे, ठीक है। The Constitution of India provides that all cabinet ministers shall be compulsory the sitting members of the Lok Sabha, ठीक है, ऐसा नहीं है, हमको पता है, ठीक है। दूसरा, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन में कार्य करता है, ठीक है। कैबिनेट सचिवालय जो है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी जो है इनकरेक्ट है, ठीक है ना, यानी कि आपका आंसर बना डी, ठीक है। नाइदर द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत सरकार के मंत्रालय विभाग प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव की सलाह पर बनाए जाते हैं।
The ministries, departments of the government of India are created by the PM on the advice of the cabinet secretary. Statement incorrect है. प्रत्येक मंत्रालय प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक मंत्री को सौंपा जाता है. ठीक है, हमने को पता है. Each of the ministries is assigned to a ministry by the president of India on the advice of the PM. ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो हमारा आंसर बनेगा बी. ठीक है, दैट इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 93. क्वेश्चन नंबर 93 जो है दैट इज रिगार्डिंग दी 15th लोकसभा. ठीक है, 15th लोकसभा के रिगार्डिंग इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू विमेन मेंबर्स ऑफ द 15th लोकसभा. वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से भी कम हैं. दे आर लेस देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. ठीक है, यहाँ पर अगर अपन लोग देखें तो है ना, पहले हम लोग देख रहे थे कि क्या है, स्टेटमेंट सही है. ठीक है, चलिए, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, हम लोगों को करेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को जो है वो मेंबर्स ज़्यादा हमको देखने को मिले थे. ठीक है, अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हैं. ठीक है, द मैक्सिमम विमेन मेंबर आर फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट, है ना. फिर हम लोग देख लेते हैं, राजस्थान से 3 महिला सदस्य चुनी गई हैं. ठीक है, उत्तर प्रदेश से अधिकतम महिला सदस्य चुनी गई हैं. ठीक है, 2, 3 एंड 4. ठीक है, आपका आंसर बना सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें. कंसिडर द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो. राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेगा. ठीक है, द गवर्नर शैल टेक ओथ और अफर्मेशन बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस. करेक्ट. दूसरा, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है. इनकरेक्ट. ठीक है, गवर्नर का ओथ जो है वो 3rd शेड्यूल में नहीं है. ठीक है, थर्ड, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा. ठीक है, द गवर्नर शैल मेक एंड सब्सक्राइब द ओथ और अफर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट. ठीक है, हो गया. 4th स्टेटमेंट देख लेते हैं. शपथ और प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है. द प्रोसेस ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन इज गिवन इन द आर्टिकल 159 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट आपका क्या है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. आंसर बना आपका बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 95. क्वेश्चन नंबर 95 में जो है वो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का चयन करें. ठीक है, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज के रिगार्डिंग जो है हमको देखना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज उसकी होती हैं. ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करता है. करेक्ट. द चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट्स टू द गवर्नर ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को कानून के प्रस्तावों से अवगत कराता है. ठीक है, द चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट्स टू द गवर्नर द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन. ठीक है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं है. द चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट्स इन द मीटिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. तो अपने को क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज आइडेंटिफाई करना है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं है. मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के विचारार्थ कोई भी मामला प्रस्तुत करता है जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन जिस पर राज्यपाल की अपेक्षा के अनुसार परिषद द्वारा निर्णय नहीं किया गया हो. ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. द चीफ मिनिस्टर सबमिट्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल एज इफ द गवर्नर रिक्वायर्स. ठीक है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, इट मीन्स डी. ठीक है, आपका आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो रिगार्डिंग द सीएजी हैं. ठीक है, सीएजी के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिए, सीएजी एक संवैधानिक निकाय है. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है. सीएजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 148. ठीक है, सीएजी के पास केंद्र और राज्य सरकारों के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ निजी कारपोरेट निकायों के खातों का ऑडिट करने की पूर्ण शक्ति है. ठीक है, CAG has absolute power to audit accounts of all the functionaries of central and state governments as well as private corporate bodies. ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग तो होती है, प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉडीज के रिगार्डिंग उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है. तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है ना, बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है, आंसर बना आपका ए.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से संवैधानिक प्राधिकार और नियुक्ति की प्रक्रिया के कौन से युग्म सुमेलित हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट इज आर करेक्टली मेड? ठीक है, राष्ट्रपति, निर्वाचित विधायकों और सांसदों से मिलकर के बने निर्वाचक मंडल द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 54 में कॉलेजियम दिया हुआ है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज, करेक्ट। उपराष्ट्रपति, विधायकों और सांसदों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित। ठीक है ना, निर्वाचित। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ एमएलएज एंड एमपीज। ठीक है, इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें एमएलएज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अध्यक्ष, लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद चुनती है। ठीक है, स्पीकर, द हाउस ऑफ द पीपल चूजेस आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो क्या है, करेक्ट है। आपका आंसर बना सी। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय सरकार के बारे में सही है? ठीक है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। राज्यसभा बोलते ही हम इसीलिए उसको। राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह चुना जाता है। ठीक है, पहले ये एलिजिबिलिटी होती थी, लेकिन इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अब क्या कर दिया गया है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके इसको खत्म कर दिया है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर बनने के लिए वहाँ का है ना, वहाँ का जो है निवासी होना जरूरी नहीं है। किसी राज्य को आवंटित सीटों की संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू अ स्टेट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट टू इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, शेड्यूल 4 में हमको दिया हुआ है। ठीक है, प्रोपोर्शनेट होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल अमेरिका में सीनेटर के कार्यकाल के समान होता है। दोनों का जो है वो टर्म 6 ईयर्स का होता है। द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज सेम एज दैट ऑफ द सीनेटर इन द यूएस। ठीक है, यानी कि फिर से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो आपका आंसर बनेगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नीचे फिर से असर्शन और रीजन दिए गए हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार की प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, स्टेटमेंट में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एडिक्वेट मेजर्स मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द स्टॉपेज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ करप्शन। करप्शन को रोकना चाहिए, इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गिरावट लाता है। स्टेटमेंट तो ये भी करेक्ट है। करप्शन लीड्स टू डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है ना, क्यों रोकना है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या करता है, गिरावट लाता है। ठीक है, चलिए ए और आर दोनों क्या है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, बट ये इसका करेक्ट क्लेरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100, राज्य विधानसभा की अस्वीकृति के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द डिसअलाउंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन। राष्ट्रपति के पास राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करने का प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास किए हुए किसी भी लेजिस्लेशन को जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऐसी कोई पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है। लेकिन राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करने का प्रावधान है, जिसे राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजते हैं, इन दैट केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली उनके पास ऐसा करने का अथॉरिटी नहीं होती। बट देयर इज अ प्रोविजन फॉर डिसअलाउंस ऑफ द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज आर रिजर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नर फॉर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि आपके जो स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर बनेगा सी, है ना, सी। एंड फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 6 दिन का टास्क था। 300 डे हार्ड चैलेंज में हमारा 6th डे जो है ना, इसको हम लोगों ने, इस टास्क को हम लोगों ने कंप्लीट किया।